कहानी की शुरुआत होती है उस ऐतिहासिक जगह से जिसे हम वैली ऑफ द एंड कहते हैं, जहाँ सासुके उचिहा ने अपने ही सबसे अच्छे दोस्त नारुतो उजुमाकी के सीने के पार एक चमचमाती चीखती हुई चिदोरी उतार दी थी। सासुके तो नारुतो को अधमरा छोड़कर ओरोचिमारू के पास अपनी उस डार्क इमोजी वाली ताकत की तलाश में निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा कड़वा सच जिसने नारुतो के बचपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगर वो 9 टेल्स फॉक्स का चक्र न होता तो हमारे इस मेन कैरेक्टर की कहानी वहीं खत्म हो गई होती। पर जब धोखे का घाव गहरा हो तो वापसी भी उतनी ही खतरनाक होती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता अगर इस जानलेवा झटके के बाद नारुतो अपनी नासमझी छोड़ देता और जिराया के साथ सचमुच एक सीरियस निंजा की तरह ट्रेनिंग शुरू करता। काकाशी हाता के अपने शुरुआती दिनों को याद करता है जब उसने एक जीनेन टीम को संभालने की जिम्मेदारी ली थी। सासुके उचिहा और साकुरा हारुनो के साथ बनी टीम साथ उसकी परीक्षा में सफल रही थी, लेकिन आज वो पुरानी याद धुंधली हो चुकी है। इस समय काकाशी पूरी रफ्तार से कोनोहा की तरफ दौड़ रहा है और उसकी पीठ पर नारुतो उजुमाकी है। वैली ऑफ द एंड में सासुके ने नारुतो के सीने के पार चिदोरी चला दी थी। नारुतो बेहोश है और उसका खून लगातार बह रहा है। काकाशी अपने पैरों में चक्र जमाकर पूरी ताकत से भाग रहा है। उसके मन में सासुके के लिए गुस्सा और खुद के लिए गहरा पछतावा है। उसने एक ऐसी जानलेवा तकनीक अपने छात्र को सिखाई जिसका इस्तेमाल उसने अपने ही साथी के खिलाफ कर दिया। काकाशी बिना किसी औपचारिकता के सीधे होकागे के दफ्तर में घुस जाता है। सुनादे पहले तो इस तरह बिना इजाजत आने पर गुस्सा होती है, लेकिन नारुतो की हालत देखकर वो और शिजुने तुरंत इलाज में जुट जाती है। नारुतो को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां उसके घावों को भरने और चक्र के प्रवाह को ठीक करने के लिए चिकित्सा प्रक्रिया शुरू होती है। अगले दिन सासुके रिकवरी टीम के बाकी सदस्य कोनोहा लौटते हैं। अकिमिची चोजी ने अपनी जान दांव पर लगाकर सीक्रेट गोलियां खाई थी, जिसके जहरीले असर से वो तड़प रहा है। ह्यूगा नेजी के शरीर के मुख्य अंगों के ठीक पास एक गहरा और जानलेवा घाव है। नारा शिकामरू, जिसे इस मिशन का लीडर बनाया गया था, इस नाकामी का पूरा बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहा है। वो खुद को कोसता है कि उसके फैसले की वजह से उसके दोस्त मौत के मुंह में चले गए। उसके पिता शिकाकू उसे समझाते हैं कि असफलताएं ये बताने आती हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है। शिकामरू इस सीख को अपनाता है और खुद को एक बेहतर लीडर बनाने के लिए अजुमा सेंसी से ट्रेनिंग लेने का फैसला करता है। अस्पताल के कमरे में शाम ढल रही है। नारुतो खिड़की के बाहर देख रहा है। उसने किसी से भी मिलने से साफ मना कर दिया है। वो गहरी सोच में डूबा है। उसे एहसास होता है कि अगर कुरामा यानी 9 टेल्स फॉक्स का चक्र न होता तो वो उस दिन मारा गया होता। वो समझ जाता है कि सासुके किसी ओरोचिमारू के बहकावे में नहीं था, बल्कि उसने अपनी मर्जी से उस पर हमला किया था। सासुके ने दोस्ती का वास्ता देने के ठीक बाद उसके सीने को छल्ली करने की कोशिश की थी। नारुतो को गुस्सा आता है कि सासुके जैसे गद्दार के लिए उसके सच्चे दोस्तों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। नारुतो अपने बीते कल पर नजर डालता है। उसे समझ आता है कि वो अब तक सिर्फ कागे बुनशिन और एक अधूरे रसिंगान के भरोसे लड़ रहा था। उसने निंजा की बुनियादी कला सीखी ही नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए अकादमी पास कर पाया क्योंकि कागे बुनशिन के लिए सिर्फ भारी चक्र की जरूरत थी, किसी खास निंजुत्सु समझ की नहीं। अपनी इस नासमझी पर वो दांत भींच कर रह जाता है। तभी काकाशी कमरे में आता है। नारुतो की नीली आंखें अब शांत और गहरी हो चुकी हैं। काकाशी उसके पास बैठता है और सासुके के बारे में बात करने की कोशिश करता है। नारुतो एक ठंडी और कड़वी मुस्कान के साथ पूछता है कि साथी की परिभाषा क्या होती है? क्या साथी वो होता है जो आपके सीने में चिदोरी उतार दे? नारुतो कहता है कि अगर सासुके अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा करता है तो वो ये सोचना भी नहीं चाहता कि वो अपने दुश्मनों के साथ क्या करेगा। काकाशी बिना कोई बहस किए चुपचाप सुनता है। नारुतो उसे पूरी लड़ाई की सटीक रिपोर्ट देता है। जब काकाशी जाने लगता है तो नारुतो उससे पूछता है कि क्या वो पछतावे पर भरोसा करता है। हमेशा चिल्लाकर बात करने वाले इस लड़के के मुंह से ऐसी गंभीर बात सुनकर काकाशी हैरान रह जाता है। नारुतो उससे अपनी काबिलियत का बिल्कुल सच और निष्पक्ष आकलन मांगता है। काकाशी उसे सीधे शब्दों में बताता है कि उसका चक्र नियंत्रण बहुत खराब है, उसकी रफ्तार साधारण है और उसका ताइजुत्सु किसी निंजा जैसा नहीं बल्कि सड़क पर होने वाली आम लड़ाई जैसा है। नारुतो इस कड़वे सच पर गुस्सा होने के बजाय शांत रहता है। वो काकाशी से एक मदद मांगता है। चूंकि वो 2 दिन और बिस्तर पर है, इसलिए वो लाइब्रेरी से ताइजुत्सु, चक्र कंट्रोल और बुनियादी निंजुत्सु की किताबें मांगता है ताकि वो तुरंत पढ़ाई शुरू कर सके। ऐसा लगता है जैसे हमारी सरकारी व्यवस्था की तरह अचानक इसकी भी नींद खुल गई हो। काकाशी उसे किताबें लाकर देता है और फिर सुनादे को इस बदलाव के बारे में बताता है। सुनादे काकाशी को ये जरूरी जानकारी देती है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जिराया नारुतो को 2.5 साल की लंबी ट्रेनिंग यात्रा पर ले जाएंगे, जहां वे उसे 9 टेल्स के चक्र पर पूरी तरह से काबू पाना और निंजा की बुनियादी बारीकियां सिखाएंगे। सुनादे कहती है कि सासुके को ठुकराने के बाद नारुतो का बचपना अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और वो काफी मैच्योर हो गया है। काकाशी सुनादे के सामने अपना गहरा अपराध बोध जाहिर करता है। वो खुद ये बात मानता है कि चुनिन एग्जाम के समय उसने नारुतो की कमियों को सुधारने के बजाय उसे एबिसो के भरोसे छोड़ दिया था
और अपना पूरा फोकस और ध्यान सिर्फ सासुके पर लगा दिया था। नारुतो ने उससे सीधे सीखने के बजाय ट्रेनिंग की किताबें इसलिए मांगी क्योंकि अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया है कि वो अपने सेंसे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। काकाशी एक भारी मन से ये कड़वा सच स्वीकार करता है कि वो एक अच्छा टीचर साबित नहीं हुआ। सुनादे उसे दिलासा देती है कि जिराया अब नारुतो को बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे। साकुरा को सुनादे ने अपनी मेडिकल शागिर्द यानी स्टूडेंट बना लिया है, इसलिए टीम 7 को आधिकारिक रूप से पूरी तरह भंग कर दिया जाता है। आखिर में सुनादे काकाशी को दूसरे मिशन सौंपते हुए अगली सुबह ठीक समय पर आने की सख्त चेतावनी देती है। और वहाँ रात के सन्नाटे में नारुतो उजुमाकी अस्पताल के बिस्तर पर बैठा ताइजुत्सु की किताब के पन्ने पलट रहा है। उसे समझ आता है कि हर लड़ाई में अंधाधुंध कागे बुंशिन बनाने की उसकी आदत ने खुद उसके बुनियादी मूवमेंट्स को बेहद कमजोर और दयनीय बना दिया था। वो एकेडमी के बुनियादी और एडवांस स्टांस यानी खड़े होने और बचाव करने के उन तरीकों को ध्यान से देखता है जिन्हें उसने मिशन के दौरान पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। वो रात भर जागकर उन चित्रों को अपने दिमाग में छापता रहता है। इसके बाद वो चक्र कंट्रोल की किताब खोलता है जहाँ लिखा है कि पेड़ों और पानी पर चलना तो सिर्फ जीनिन स्तर की बात है। असली नियंत्रण तब शुरू होता है जब आप अपनी हथेली के ऊपर एक कुनाई को बिना छुए हवा में टिका सके। इसके लिए चक्र की एक बेहद महीन और लगातार सांस छोड़नी पड़ती है। अगर ताकत थोड़ी भी ज्यादा हुई तो कुनाई दूर जा गिरेगी और कम हुई तो वो हिलेगी भी नहीं। नारुतो सुबह की पहली किरण दिखने तक इस जटिल प्रक्रिया को पढ़ता रहता है। सुबह की धूप कमरे में फैलती है। नारुतो खिड़की से बाहर कोनोहा के निंजाओं को छतों पर तेजी से कूदते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि वे अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए पैरों में चक्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तय करता है कि ठीक होते ही वो इसका अभ्यास करेगा और फिर थकान के कारण तुरंत सो जाता है। खिड़की के बाहर से जिराया पूरी रात नारुतो को पढ़ते हुए देख रहा था। लड़के के इस नए फोकस को देखकर जिराया तय करता है कि नारुतो के शरीर और दिमाग को इतना मजबूत बनाना होगा कि 9 टेल्स का चक्र कभी उसके मन पर हावी न हो सके। तभी साये से निकलकर काकाशी वहाँ आता है। वो बताता है कि उसने नारुतो को मिड लेवल चुनिन स्तर की किताबें दी हैं ताकि छूटा हुआ समय कवर हो सके। काकाशी को पछतावा है कि उसने नारुतो को सिर्फ पेड़ पर चलना सिखाया, जबकि जिराया ने उसे रसेंगान, समनिंग और पानी पर चलना सिखा दिया। जिराया काकाशी से कहता है कि एक निंजा के लिए पछतावा करना बेकार है और वो इस यात्रा के दौरान नारुतो की एलिमेंटल ट्रेनिंग शुरू करने की सोच रहा है। कुछ समय बाद शिजुने नारुतो की जांच करके चली जाती है। तभी साकुरा हारुनो, इनो, नेजी, किबा, शिकामरू और चोजी चुपके से कमरे में आते हैं। वे देखते हैं कि नारुतो गहरी नींद में है और उसके पास लाइब्रेरी की किताबें रखी हैं। साकुरा पहली बार नारुतो को पढ़ते देख हैरान होती है। इनो कहती है कि सुबह की रोशनी में नारुतो अजीब तरह से शांत और बदला हुआ दिख रहा है, जिससे बाकी लड़के भी मन ही मन सहमत होते हैं। साकुरा बाकी सबसे कहती है कि वो चाहती है कि नारुतो जागे और हमेशा की तरह सासुके को वापस लाने का वादा करे, क्योंकि वही उसकी ताकत है। वो उन अफवाहों पर भरोसा करने से इनकार करती है कि सासुके ने नारुतो को जान से मारने की कोशिश की। नेजी तुरंत साकुरा के इस भ्रम को तोड़ता है। वो साफ कहता है कि सासुके पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका है और उसने नारुतो को सचमुच मारने की कोशिश की थी। इनो भी नेजी की बात का समर्थन करते हुए सासुके के कदम को गद्दारी बताती है और साकुरा को सुनादे के साथ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने की सलाह देती है। साकुरा भारी मन से तय करती है कि अगर नारुतो ने सासुके को छोड़ दिया तो उनका पुराना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी नारुतो की आंखें खुल जाती हैं। नारुतो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे जगाया क्यों नहीं। शिकामरू बात टालते हुए सबका हालचाल पूछता है। सभी नोटिस करते हैं कि नारुतो की आंखें अब गहरी नीली और उसका चेहरा गंभीर है। जब इनो उसके अकेले रहने का कारण पूछती है तो नारुतो खुलकर बताता है कि उसे अपनी कमियों का एहसास हो चुका है और वो रात भर पढ़ रहा था। इससे पहले कि वो वैली ऑफ द एंड की लड़ाई के राज खोले, शिकामरू उसे टोक देता है क्योंकि मिशन की जानकारी सिर्फ जोनिन स्तर के निंजाओं के लिए ही सुरक्षित है। जब नारुतो को पता चलता है कि साकुरा अब होकागे की शागिर्द बन चुकी है तो वो उसे बेहद औपचारिक और ठंडे अंदाज में बधाई देता है। उसका ये बर्ताव देखकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि साकुरा पर उसका बचपन का क्रश अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। साकुरा को इस अचानक आए बदलाव से गहरा धक्का लगता है। नारुतो कहता है कि अब वे सब अपनी राह पर हैं और काकाशी जैसा बड़ा निंजा एक अकेले जीनिन पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। बाहर खड़ा काकाशी ये सुनकर खुद को छोटा महसूस करता है, लेकिन जिराया उसे भरोसा देता है कि वो नारुतो को 10 गुना मजबूत बना कर लाएगा। कमरे के भीतर साकुरा सीधे नारुतो से सासुके के बारे में पूछती है। नारुतो एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है कि सासुके अपनी मर्जी से ताकत के पीछे भागा है, इसलिए उसे बचाने का कोई भी मिशन सिर्फ समय की बर्बादी है। वो एक आवारा तीर है जो वापस नहीं आना चाहता। नारुतो साफ कर देता है कि जब तक होकागे का सीधा आदेश नहीं होगा वो सासुके के पीछे नहीं जाएगा। साकुरा बिना कुछ बोले रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। बाकी दोस्तों के जाने के बाद नारुतो निंजुत्सु की आखिरी किताब खोलता है। वो बुनियादी तकनीकों को छोड़कर एडवांस जुत्सु जैसे शुरिकेन कागे बुनशिन, बुनशिन दाइबकुहा और चुराशिन नो जुत्सु का अध्ययन करता है। जब वो एलिमेंटल सेक्शन पर पहुंचता है तो वो पन्ने लॉक पाता है
क्योंकि उसे अपनी चक्र प्रकृति नहीं पता। तभी किताब से काकाशी का एक गुप्त पत्र गिरता है जिसमें चक्र पेपर के बारे में लिखा है। पत्र में समझाया गया है कि अगर पेपर पानी से भीग जाए तो वाटर, जल जाए तो फायर, धूल बन जाए तो अर्थ, सिकुड़ जाए तो लाइटनिंग और बीच से फट जाए तो विंड एफिनिटी होती है। नारुतो जैसे ही उस पेपर में अपना चक्र डालता है, पेपर बीच से बिल्कुल साफ 2 हिस्सों में कट जाता है, जो उसकी दुर्लभ विंड एफिनिटी को दिखाता है। तभी काकाशी और जिराया कमरे में आते हैं। जिराया समझाता है कि लैंड ऑफ फायर में ज्यादातर निंजा फायर या अर्थ एफिनिटी के होते हैं, इसलिए कोनोहा में विंड स्टाइल सिखाने वाले संसाधन और उस्ताद बहुत कम है। नारुतो जब जिराया से उनके साथ आने की वजह पूछता है तो जिराया आधिकारिक रूप से अपनी लंबी ट्रेनिंग यात्रा का ऐलान करता है। वो बताता है कि अकात्सुकी संगठन से नारुतो को सुरक्षित रखने और उसे लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए उन्हें कोनोहा छोड़ना होगा। नारुतो पूरे जोश के साथ इस चुनौती को स्वीकार करता है। अगली सुबह नर्स नारुतो को आधिकारिक रूप से अस्पताल से छुट्टी दे देती है। वो अपनी पहचान बन चुकी उस नारंगी जैकेट को वहीं फर्श पर छोड़ देता है और सीधे एक सुनसान ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। नारुतो लकड़ी के एक ट्रेनिंग लॉक पर एडवांस ताइजुत्सु के प्रहारों का अभ्यास शुरू करता है। अभी उसके मूव्स पूरी तरह सुधरे नहीं हैं, जिससे लकड़ी पर लगातार वार करने के कारण उसके हाथों से खून बहने लगता है और नीले निशान पड़ जाते हैं। रॉकली की मेहनत को याद करते हुए नारुतो अपने मुक्कों को और मजबूत करता है और अपनी कसरत में तेज किक्स को शामिल करता है। खुले मैदान में 2 घंटे की लगातार प्रैक्टिस के बाद उसकी रफ्तार साफ तौर पर बढ़ जाती है और वो अपनी पुरानी अनियंत्रित लड़ाई की आदत से दूर होने लगता है। इसके बाद नारुतो निंजुत्सु के अभ्यास की तरफ बढ़ता है। वो एक असली शुरिकेन हवा में फेंकता है और शुरिकेन कागे बुनशिन के हैंड सील्स बनाता है। पहली कोशिश में केवल 2 कमजोर कॉपियां ही बन पाती हैं। ये जानते हुए कि इस तकनीक के लिए भारी चक्र के बजाय चक्र को सही आकार देने की जरूरत है, वो लगातार 10 बार इसका प्रयास करता है। आखिरी कोशिश में वो 10 मजबूत शुरिकेन क्लोन बनाने में कामयाब होता है, जो लकड़ी के लट्ठे को चीर कर रख देते हैं। इस प्रक्रिया में चक्र का भारी इस्तेमाल होने के कारण वो थकान से चूर होकर घास पर गिर पड़ता है। जब उसका पेट भूख से करहाता है तो वो अपने आखिरी भोजन के लिए इचिराकु रामेन जाता है। तेउची उसके इस गंभीर व्यवहार को नोटिस करता है और एक सैनिक के साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए उसे बधाई देता है। नारुतो पैसे चुकाता है और तेउची से कहता है कि वो लंबे समय के लिए जा रहा है और फिर उससे विदा लेता है। मैदान पर लौटकर नारुतो चुराशिन नो जुत्सु का अध्ययन करता है, जिसमें चक्र को सुइयों के एक पतले बहुस्तरीय सुरक्षात्मक और आक्रामक ढाल में बदलना होता है। इसी बीच सुनादे, जिराया और काकाशी को अस्पताल का वो कमरा खाली मिलता है। हेड नर्स द्वारा बिना अनुमति के नारुतो को डिस्चार्ज करने पर सुनादे गुस्से से लाल हो जाती है। वो जिराया को आदेश देती है कि कल सुबह रवाना होने से पहले वो अपने छात्र को ढूंढ कर लाए। जिराया के जाने के बाद काकाशी अपनी शेरिंगान एक्टिवेट करता है। उसे खिड़की से उत्तर दिशा की ओर जाते हुए चक्र के अवशेषों का एक साफ रास्ता दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि नारुतो अपने पैरों में चक्र जमा कर छतों पर तेज रफ्तार से कूदते हुए गया है। काकाशी उस रास्ते का पीछा करता है। काकाशी जब ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है तो देखता है कि नारुतो चुराशिन के लिए ड्रैगन हैंड सील बना रहा है। काकाशी को गहरा झटका तब लगता है जब नारुतो फुर्ती से रैम सील बनाता है और तुरंत उसके शरीर के चारों ओर तीखी चक्र सुइयों का एक विशाल घेरा बन जाता है। नारुतो उन्हें आगे की तरफ दागता है, जिससे वो लकड़ी का लट्ठा पूरी तरह बिखर जाता है। काकाशी ये देखकर दंग रह जाता है कि नारुतो ने 3 घंटे से भी कम समय में एक एडवांस चुनिन स्तर की तकनीक पर महारत हासिल कर ली। वो सोचता है कि क्या नारुतो हमेशा से एक छुपा हुआ जीनियस था, जिसने चौथे होकागे की 3 साल की रसिंगान रिसर्च को सिर्फ 1 महीने में पूरा कर लिया था। भारी चक्र खर्च करने के बाद थका हुआ नारुतो एक पेड़ के नीचे आराम करता है। वो भविष्य के दुश्मनों के लिए घातक विस्फोटक जाल बनाने के लिए अपने नए सीखे गए बुनशिन दाइबकुहा को शैडो क्लोन के साथ मिलाने की योजना बनाता है। ऊपर पेड़ों की डालियों में छिपा काकाशी नारुतो के पास जाने में झिझकता है। वो नारुतो के इस दर्द के लिए खुद को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसने ही सासुके को वो चिदौरी सिखाई थी जिसने नारुतो के सीने को चीर दिया था। 1 घंटे के आराम के बाद नारुतो फिर खड़ा होता है और काल्पनिक दुश्मनों के खिलाफ तेजी से ताइजुत्सु का अभ्यास करने लगता है। उसे इतनी लगन से अकेले मेहनत करते देख काकाशी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जैसा उसने सासुके को ट्रेन करते समय कभी महसूस नहीं किया था। तभी माइट गाई अचानक काकाशी के पीछे प्रकट होता है और जोर से चिल्लाता है। काकाशी तुरंत गाई का मुंह बंद कर देता है ताकि नारुतो को उनके होने का पता न चले। गाई नारुतो की इस कड़ी मेहनत को देखता है और गर्व से उसकी तुलना रॉकली से करता है। काकाशी गाई को बताता है कि उसने सिर्फ किताबें दी थी, बाकी की कमियां नारुतो ने खुद ढूंढकर सुधारी है। गाई चिदौरी वाली घटना को लेकर काकाशी के मन के पछतावे को समझता है। वो सलाह देता है कि खुद को कोसने के बजाय काकाशी को मैदान में उतरकर नारुतो की तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। इसके बाद गाई वहाँ से गायब हो जाता है। होकागे के दफ्तर में सुनादे और जिराया यात्रा की योजना तय करते हैं। सुनादे को चिंता है कि नारुतो बाकी साथियों से रैंक में पीछे छूट जाएगा। जिराया उसे भरोसा देता है कि नारुतो एक उच्च जोनिन स्तर पर वापस लौटने की क्षमता रखता है। सुनादे इस यात्रा की आधिकारिक मंजूरी देती है, लेकिन कड़ी चेतावनी देती है कि अगर जिराया ने महिलाओं की जासूसी करने के चक्कर में नारुतो की ट्रेनिंग को नजरअंदाज किया तो वो उसे
घसीटते हुए हिडन स्टोन विलेज तक ले जाएगी। जिराया डर के मारे हामी भरता है। मैदान पर अब रात हो चुकी है। नारुतो अपनी आखिरी तकनीक बुंशिन दाइबकुहा का परीक्षण करने के लिए एक शैडो क्लोन बुलाता है। काकाशी अचानक साय से बाहर आता है और उसे रणनीतिक सलाह देता है कि क्लोन उसके बहुत पास है और विस्फोट की चपेट में वो खुद भी आ सकता है। वो उसे निर्देश देता है कि क्लोन को दूर भेजे और एक बड़ा चक्र पल्स छोड़े। नारुतो अपनी पोजीशन बदलता है, क्लोन को आगे भेजता है, रैम सील पकड़ता है और एक जोरदार धमाका करता है। हालांकि ये धमाका इताची उचिहा के वर्जन से छोटा है लेकिन बेहद विनाशकारी है। काकाशी मन ही मन नोट करता है कि नारुतो का ताइजुत्सु अब एक मजबूत चुनिन स्तर तक पहुंच चुका है। काकाशी नारुतो को विदाई के तौर पर रामेन खिलाने ले जाता है। वहाँ नारुतो अपनी पुरानी ट्रेनिंग की मुश्किलों को याद करता है कि कैसे वाटर बलून और रबर की गेंदों से रसेंगान सीखना कितना अजीब था। वो उम्मीद जताता है कि जिराया पूरी यात्रा में सिर्फ लड़कियों को ताकने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। खाना खत्म होने पर काकाशी सिर झुकाकर नारुतो से माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि चुनिन परीक्षा के दौरान टीम 7 को नजरअंदाज करना, सासुके को प्राथमिकता देना और नारुतो की बुनियादी ट्रेनिंग को एबिसु और जिराया के भरोसे छोड़ देना एक जोनेन सेंसी के रूप में उसके लिए शर्म की बात थी। नारुतो बड़े दिल से उसकी माफी को खारिज कर देता है। वो कहता है कि सासुके के विलेज छोड़ने का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो काकाशी को धन्यवाद देता है क्योंकि उन किताबों की मदद से उसने अपनी रणनीति में 3 नए बेहतरीन निंजुत्सु शामिल कर लिए हैं। नारुतो बताता है कि वो आसानी से एक शुरिकेन के 10 क्लोन बना सकता है और ज्यादा चक्र के साथ इस संख्या को दोगुना भी कर सकता है। वो काकाशी को अलविदा कहकर पैकिंग करने घर निकल जाता है। तभी साय से एक एम्बू निंजा प्रकट होकर काकाशी को तुरंत होकागे के पास जाने का निर्देश देता है। दफ्तर में सुना दे काकाशी, गेनमा और राइडो को हिडन सैंड विलेज के पास एक गद्दार निंजा को पकड़ने का जरूरी मिशन सौंपती है जिसने खुफिया दस्तावेज चुराए हैं। सुबह ठीक 10 बजे तेमारी भी उनके साथ शामिल होगी। अपने अपार्टमेंट में नारुतो अपना सामान और पैसे पैक करता है। वो अपनी नारंगी जैकेट को देखता है और उसे याद आता है कि कैसे लोग इसके चमकीले रंग की आलोचना करते थे क्योंकि ये एक निंजा के छिपने की कला को खराब करती थी। वो तय करता है कि गांव से बाहर निकलते ही पहली दुकान से वो सही छिपने वाले कपड़े खरीदेगा। बिस्तर के पास कुनाई रखकर वो गहरी नींद में सो जाता है। उसे एक भयानक सपना आता है जहां सासुके कर्स मार्ग की रोशनी में सो रहा है। अचानक ओरोचिमारू प्रकट होता है और सासुके के शरीर पर कब्जा करने के लिए 2 सफेद सांप उसके चारों ओर लपेटकर एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। सपने में सासुके की आत्मा पूछती है कि नारुतो ने ओरोचिमारू को उसका शरीर क्यों लेने दिया। नारुतो पूरी तरह ठंडा होकर जवाब देता है, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तो क्या तुम मुझसे मदद की उम्मीद कर रहे थे गद्दार। इसके बाद नारुतो आगे बढ़कर ओरोचिमारू की आंखों के ठीक बीच में एक जोरदार रसेंगाड़ दे मारता है। नारुतो पसीने से लथपथ होकर जागता है। भले ही अब उसे सासुके की किस्मत की परवाह नहीं है लेकिन वो ओरोचिमारू को कोनोहा के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी गांव की रक्षा करने का संकल्प लेता है। अगली सुबह वो अपने दोस्तों से विदा लेकर जिराया के साथ मुख्य द्वार पर पहुंचता है। आगे बढ़ने से पहले नारुतो होकागे मॉन्यूमेंट की तरफ मुड़ता है। चौथे होकागे के चेहरे को देखता है और चिल्लाता है, मैं और मजबूत होकर वापस आऊंगा और आपकी तरह अपनी जान देकर भी गाँव की रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है। जर्नी के कुछ घंटों बाद जिराया और नारुतो एक छोटे से व्यापारिक ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। जिराया नारुतो की खामोशी देखकर हैरान है क्योंकि कोनोहा छोड़ने के बाद से लड़के ने एक बार भी शिकायत नहीं की है। दोपहर के भोजन के दौरान जिराया ट्रेनिंग के लक्ष्यों को समझाता है। वो नारुतो से कहता है कि 3 साल के अंत तक उसका प्रदर्शन काकाशी जैसे उच्च स्तरीय जोनिन के बराबर होना चाहिए। वो याद दिलाता है कि नेजी ह्यूगा को हराना और गारा के शुकाकु रूप को रोकना नारुतो की असली क्षमता को साबित करता है। जिराया उसकी फाइल देखकर नोट करता है कि उसका ताइजुत्सु अब चुनिन स्तर का है। चूँकि नारुतो में गेंजुत्सु का कोई टैलेंट नहीं है इसलिए वे भ्रम सिखाने में समय बर्बाद करने के बजाय दुश्मन के गेंजुत्सु को पहचानने और उसे तोड़ने पर ध्यान देंगे। नारुतो चक्र कंट्रोल के तीसरे स्तर यानी कुनाई को हवा में टिकाने के अभ्यास के बारे में पूछता है। जिराया समझाता है कि ये उपयोगी है पर जरूरी नहीं। ये हुनर मुख्य रूप से ह्यूगा कबीले के जुके यूजर्स या मेडिकल निंजा के लिए होता है जिन्हें चक्र को लगातार बाहर छोड़ना पड़ता है। हालांकि वो नारुतो को खाली समय में इसका अभ्यास करने की इजाजत दे देता है। जिराया बताता है कि निंजुत्सु के लिए आकार और एलिमेंट दोनों के नियंत्रण की जरूरत होती है। चूँकि नारुतो ने रसेंगान और टॉर्पेडो नीडल से आकार पर महारत हासिल कर ली है इसलिए अब वे विंड एलिमेंट पर ध्यान देंगे। जिराया बताता है कि हिडन सैंड विलेज में उसका एक जोनिन दोस्त है जो नारुतो को 2 से 3 एडवांस विंड स्टाइल तकनीकें सिखाएगा। जिराया नारुतो को खुद का डेली ट्रेनिंग शेड्यूल बनाने का काम सौंपता है क्योंकि एक भावी टीम लीडर के लिए ये बहुत जरूरी है। वो नारुतो को एक स्थानीय लाइब्रेरी में छोड़कर खुद एक जासूस से मिलने चला जाता है। नारुतो एक खाली कागज लेकर बैठता है। तड़क भड़क वाली तकनीकों के वो अपने शेड्यूल में ताइजुत्सु, गेंजुत्सु और निंजुत्सु के बीच सही संतुलन बनाता है।
वो पहले साल के शुरुआती 6 महीने पूरी तरह से शारीरिक कसरत, एडवांस ताइजुत्सु मुकाबले और पानी पर दौड़ने के अभ्यास को समर्पित करता है ताकि उसका स्टैमिना चरम पर पहुंच सके। वो अपने बचे हुए समय को शुरिकेन कागे बुंशिन और चुराशिन सुइयों की संख्या और रफ्तार बढ़ाने के लिए खाली छोड़ देता है। नारुतो ने अपने दूसरे साल की शुरुआत के पहले 3 महीने बिना किसी शैडो क्लोन की मदद के अकेले एक हाथ से रसेंगन बनाने के अभ्यास के लिए तय किए। बाकी के बचे 9 महीने उसने विंड चक्रा को बाहर निकालने और पानी की सतह पर असली लड़ाई जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए रखे ताकि उसे कॉम्बैट का सीधा एक्सपीरियंस मिल सके। तीसरे और आखिरी साल को उसने जिराया और सैंड विलेज के जोनिन के अंडर एडवांस विंड स्टाइल ट्रेनिंग के लिए रिजर्व रखा। इस साल के अंत में वो हफ्ते में 3 बार ताइजुत्सु, निंजुत्सु और गेंजुत्सु को मिलाकर पूरी ताकत के साथ स्पार्स यानी रणनीतिक मुकाबले लड़ने की प्लानिंग करता है। अपने इस बैलेंस टाइम टेबल से सैटिस्फाइड होकर नारुतो अपना बचा हुआ समय लाइब्रेरी में बिताने लगा, जहाँ वो दूसरे देशों के सिनोबी वॉर के इतिहास पर किताबें पढ़ता था। इसी बीच जिराया अपने इन्फॉर्मर नाकातो शिंजी से मिलने एक सिंपल 2 मंजिला सफेद मकान पर पहुंचता है। शिंजी एक पूर्व सिनोबी था जिसने एक मिशन के दौरान अपना हाथ खोने के बाद जल्दी संन्यास ले लिया था। शिंजी सुरक्षा के लिए तय पासवर्ड की मांग करता है और जिराया अपनी पहचान पक्की करने के लिए बुदबुदाता है। ओरोचिमारू एक पेडोफाइल है। शिंजी बताता है कि ओरोचिमारू के धोखे के बाद हिडन सैंड विलेज यानी सुनागाकुरे खुद को नए सिरे से मजबूत कर रहा है। सैंड विलेज अब कोनोहा के साथ एक आपसी समझौता करने की योजना बना रहा है जिसके तहत वे अपनी अकादमी और जोनिन ट्रेनिंग के तरीके एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सुना काउंसिल इस समय 5वें काजे के पद के लिए एक सही उम्मीदवार का नाम फाइनल करने की तैयारी कर रही है। 3 घंटे के बाद जिराया जब लाइब्रेरी लौटता है तो उसे उम्मीद थी कि नारुतो या तो सो रहा होगा या बोर होकर शिकायत कर रहा होगा। आखिर वो नारुतो जो था, लेकिन इसके उलट वो लड़के को पूरी शांति से पढ़ते हुए पाता है। जिराया नारुतो के हाथ से लिखे 3 साल के उस शेड्यूल को गौर से पढ़ता है। वो इस प्लान की रणनीतिक मैच्योरिटी को देखकर मन ही मन बेहद इम्प्रेस होता है। वो नोटिस करता है कि एक हाथ से रसेंगन सीखने और विंड मैनिपुलेशन के लिए तय किया गया समय बिल्कुल सटीक है। वो बिना कोई वक्त गवाए तुरंत उस शेड्यूल को मंजूरी दे देता है और सोचता है कि वो बाद में इसमें असली लाइव कॉम्बैट एक्सरसाइज भी जोड़ देगा। जिराया नारुतो की बुनियादी क्षमताओं को परखने के लिए उसे गांव के बाहर एक खुले मैदान में ले जाता है। वो नारुतो से कहता है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर सीधे हमला करे। जिराया तुरंत एक हाई लेवल वाटर ड्रैगन जुत्सु चला देता है। नारुतो अपनी फुर्ती दिखाते हुए पैरों में चक्र जमा करता है और उस गरजते हुए पानी के ड्रैगन के वार से बचने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाता है। वो बेहद तेज रफ्तार से जिराया की तरफ दौड़ता है और एक जोरदार किक मारता है। जिराया उस किक को रोकता है और जवाबी मुक्का चलाता है, लेकिन नारुतो हवा में पीछे की तरफ फ्लिप मारता है और एक साथ कई शुरिकेन दागता है। वो शुरिकेन कागे बुंशिन का इस्तेमाल कर उन्हें 40 हथियारों में बदल देता है। जिराया उस भारी शुरिकेन्स के तूफान को रोकने के लिए मिट्टी की एक विशाल दीवार खड़ी कर देता है। ये जानते हुए कि ये दीवार इसे बनाने वाले के सामने का नजारा पूरी तरह बंद कर देती है, नारुतो बिना डरे सीधे उस खड़ी मिट्टी की दीवार के ऊपर दौड़ जाता है। वो ऊंचाई से जिराया के ऊपर चुराशिन चक्र सुइयों की एक घातक बौछार कर देता है, जिससे बचने के लिए जिराया को मजबूरन सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल कर अपनी जगह बदलनी पड़ती है। जिराया अचानक नारुतो के पीछे प्रकट होता है और उसकी पसलियों पर एक सटीक किक मारता है, जिससे नारुतो घिसटता हुआ धूल में दूर जा गिरता है। जिराया उसके निंजुत्सु के बेहतरीन इस्तेमाल की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी देता है कि उसकी हैंड सील बनाने की रफ्तार अभी और तेज होनी चाहिए और डिफेंस करते समय उसका ताइजुत्सु गार्ड खुला रह गया था। वो पुष्टि करता है कि नारुतो अब सचमुच एक चुनीन लेवल का योद्धा बन चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए तो इस वीडियो पर सिर्फ 49 लाइक्स पूरे करवा दो, फिर मैं बहुत जल्द इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।